हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मूवी एक्सप्लेन्ड हब। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे वो है बिलीव मी। फिल्म की शुरुआत फ्लोरिडा के शहर से होती है, जहां हम एक छोटे से कैफे को देखते हैं। वहां एक 17 साल की लड़की लेजा नौकरी करती है। वो सभी ग्राहकों को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है, जिसके उसके बॉस उससे बहुत खुश होते हैं। लेजा अपना काम पूरा करके हर रोज अपने घर जा रही होती है। तब हमें उसकी शक्ल पर एक दुख भरी हालत नजर आती है। सब काम पूरा करने के बाद जब घर जाते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, लेकिन लेजा के लिए घर का मन कुछ और था, क्योंकि वो घर उसके लिए एक जेल से कम नहीं था। रास्ते में वो उसके साथ हो रही बुरे बातों के बारे में विचार करती है, जहाँ एक मर्द को देखती है। अब ये शख्स कौन है ये हमें जल्दी पता चल जाएगा। तभी जाते हुए बेटों के रास्ते में उसकी नजर एक काली कार पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और साइकिल की रफ्तार को तेज करके उससे दूर चली जाती है और सीधा अपने घर पहुंचकर रुक जाती है, जहां हमें पता चलता है कि ये लेजा का घर नहीं है। वो अपनी दादी और उनका दोस्त मॉरिस के साथ रहती है। मॉरिस वही आदमी है जिसके बारे में लेजा आप भी थोड़ी देर पहले सोच रही थी, जहां मॉरिस उसकी दादी को माली मदद करता है, जिसके बदले में उसे हर रात लेजा के कमरे में आने की इजाजत मिलती है। लेजा से एक सभी मसाइल से तंग आकर सुसाइड नोट लिखती है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी जान दे सके। यहाँ हमें पता चलता है कि लेजा की माँ ने 14 साल की उम्र में ही उसे नानी के पास भेज दिया था। लेजा को ये लगता था कि उसकी नानी की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो अपनी सारी सैलरी उन्हें दे देती थी ताकि उन्हें मॉरिस की मदद न लेनी पड़े। लेकिन लेजा के इतना करने के बाद भी आज तक कुछ नहीं बदला। लेजा से अगले अपनी छोटी बहन को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे यहाँ रहना नहीं है। उसे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब वो अपनी छोटी बहन से बात करते हुए अपनी माँ से भी बात करती है। जो भी घटनाएं लेजा के साथ होती हैं, उसके बारे में लेजा अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ सुनने के बाद भी कहती है कि कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें वही रहना है और अपनी नानी का साथ देना है। उसकी माँ ये कहकर फोन रख देती है। अब यहाँ एक बात साफ है कि लेजा के साथ हो रही घटनाएं उसकी माँ को पहले से ही सब पता होता है, मगर लेजा की माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ उसके साथ क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं कि लेजा उसकी जिंदगी पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी, लेकिन क्या इसमें भी बुरा और भी कुछ हो सकता था। अब हम देखेंगे कि लेजा की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला था, जो उसकी जिंदगी को बिल्कुल उलट कर रख देगा। अगले जब वो कैफे से बाहर निकलती है तो उसे रास्ते में फिर से वही काली गाड़ी दिखती है, जिसे उसने पिछली रात को देखा था। इस बार वो गाड़ी उसके पीछे लगती है। जब वो अपनी साइकिल को तेजी से चलाती है तो वो गाड़ी भी उसके साथ साथ तेजी से अपनी स्पीड बढ़ा लेती है। लेजा उस गाड़ी को देखते हुए ही अपनी साइकिल चलाती रही थी। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी पीछे से आता है और उसे पकड़ लेता है और उसका अपहरण कर लेता है। उसने लेजा को काली रंग की गाड़ी में ले जाता है और उसके साथ बहुत बुरा काम करता है। उसके बाद उसे एक फ्लैट पर ले जाता है। जब वह आदमी उसे लेकर उस गाड़ी में आता है तो उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी है ताकि लेजा उसके चेहरे को ना देख सके। जब वो लेजा को अपने साथ गाड़ी में ले जाने लगता है तो वो नहीं जानती थी कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है और वो उसके साथ अब और क्या करने वाला है। दूर एक बेटे से अपार्टमेंट में ले जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ फिर से एक बार गलत काम करता है। अब लेजा इस बात को तो समझ चुकी थी कि वो आदमी नहीं, वो एक साइको है। अब लेजा यहाँ पर सोचती है कि ये सब कुछ उसके साथ कोई पहली बार नहीं हुआ, ये सब तो उसकी नानी के घर में अक्सर होता रहता था। अब लेजा के लिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि उसका जिंदा रहना, और वो यहाँ से कैसे निकले इसके बारे में भी वो सोचती है। अब हम लेजा को देखते हैं कि वो आदमी उसके साथ बहुत गलत करता है, लेकिन उसके बकवास लेजा उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ जाती है। उससे वो बहुत प्यार से बात करती है। लेजा यहाँ पर सोचती है कि उस आदमी के साथ जरूर किसी लड़की ने बहुत गलत किया है, तभी वो इस तरह से साइको हो गया है। लेजा हमें व्यक्तित्व से कहती है कि जरूर तुम्हें किसी लड़की ने धोखा दिया है, वरना तुम तो एक बहुत अच्छे इंसान हो। और लेजा इस तरह से अपनी बातों से उस आदमी को हेरफेर कर लेती है। वो आदमी उसकी बातों में आ जाता है। दूसरी यहाँ हम देखते हैं लेजा की नानी उसके घर ना आने पर एक गायब रिपोर्ट लिखवाने जाती है, जहाँ पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है।
पुलिस सबसे पहले लेजा की माँ के पास जाती है तो वहाँ पर उसकी माँ कहती है वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाएगी। ये सब सुनकर के पुलिस ऑफिसर वहाँ से जाने लगते हैं। तब उसकी छोटी बहन उससे कहती है कि मेरी बहन ऐसी नहीं है, वह कभी भी भाग नहीं सकती, जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, कृपया मेरी बहन की मदद करो, वह बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस हमें कैफे पर जाती है जहाँ पर लेजा काम कर रही होती है और वहाँ पर उसका मालिक भी यही बताता है कि लेजा एक बहुत अच्छी लड़की थी और बहुत मेहनती लड़की थी, वो कभी भाग नहीं सकती। अब सीन शिफ्ट होता है उसके अपार्टमेंट में जहाँ पर लेजा बंद है। यहाँ हम देखते हैं लेजा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उसके बावजूद लेजा वहाँ की चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी और सारी चीजें अपने दिमाग में सेट कर रही होती हैं। जब वो व्यक्ति उसके पास जाता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लेजा समझ जाती है कि वो आदमी दिमागी रूप से बहुत कमजोर है। वो उसके चेहरे को बार बार छूटती है ताकि उसको ये आइडिया लग जाए खातिर कि वो आदमी आखिर में दिखता कैसे है। लेजा उस व्यक्ति की बार बार तारीफ करती है कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। लेजा ये सब उसे बताती है ताकि वो हमें आदमी का भरोसा जीत सके। यहाँ पर लेजा हमें व्यक्ति को अपने बीमार पिता की झूठी कहानी भी बताती है। वो उसे बताती है कि उसके पिता के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो भी बहुत बीमार है और ये सब इस बारे में बताता है ताकि उस आदमी से उसको थोड़ी बहुत हमदर्दी मिल सके और वो व्यक्ति हमें पर रहम खाकर उसे छोड़ दे। लेकिन वो व्यक्ति लेजा की बातों में इतनी जल्दी तो नहीं आने वाला था, लेकिन एक पॉइंट पर आकर के वो लेजा के हाथों को खोल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं लेजा इतना तो समझ गई थी कि उसके गलत कदम उठाने पर वह आदमी लेजा को शूट भी कर सकता था, क्योंकि वह आदमी लेजा के साथ में 24 घंटे रहता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस विभाग में एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है जिसने पिछले 6 महीने में बहुत सारी लड़कियों को जान से मार दिया था और वो आदमी भी इस खबर को देख रहा है। तभी वो सोचता है कि अभी लेजा को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पुलिस काफी व्यस्त है और छोटे मोटे मामलों पर ध्यान नहीं दे पा रही है और लेजा ने तो हमें आदमी को पहचानना ही नहीं है। इस सब सोचने के बाद वो आदमी लेजा को उसी कार में बैठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है। वहाँ आने के बाद वो आदमी अपने दिमाग को बदल लेता है और फिर सोचता है कि लेजा को मार डालना चाहिए। लेकिन लेजा उसे कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। हमें साइको आदमी को लेजा की ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं और फिर उसे कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर पुलिस तुमसे पूछे तो तुम बता देना कि मैं एक काला आदमी हूँ और छोटी ऊंचाई का हूँ, मैं वो आदमी हूँ। और इतना कहकर वो लेजा को छोड़कर वहाँ से चला गया। लेजा भी वहाँ से भागती हुई अपने घर को चली गई, जहाँ उसने अपनी नानी को बताया कि एक आदमी ने उसका अपहरण कर लिया था, लेकिन यहाँ पर उसके शब्दों पर कोई यकीन नहीं किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लेजा की नानी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, तो वहाँ पर पुलिस को फोन करके बताती है कि लेजा वापस आ गई है। उसकी नानी को लगता था कि पुलिस भी लेजा की बातों पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन वहाँ इंस्पेक्टर लेजा से एक बार बात करना चाहता था। पुलिस अधिकारी जानना चाहते थे कि आखिर लेजा के साथ में क्या हुआ है। लेजा यहाँ पर अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। उन सबका यही कहना था कि अगर उसके साथ में कुछ भी गलत हुआ है तो उसकी बॉडी पर कोई भी निशान क्यों नहीं है, किसी ने भी संकेत क्यों नहीं दिया था, और अगर उसके हाथ पांव खुले थे तो वह वहाँ से भाग क्यों नहीं गई। लेजा उन लोगों को बताती है कि वह आदमी पूरी तरह से साइको और मेंटल था। उसके पास एक बंदूक भी थी जिसका वह मुझे बार बार मरने की धमकी भी दे रहा था, इसलिए उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, वरना वह आदमी उसे शूट कर सकता था। लेकिन वहाँ पर जो भी अधिकारी बैठे थे उन सबको तो ये तक लगने लगे थे कि लेजा ये सब चीजें मीडिया अटेंशन पाने के लिए कर रही है। वहाँ पर 2 महिला अधिकारियों को तो ये अब तक लग गया था कि लेजा टीवी शो को इस तरह से ज्यादा देखती है, तभी वह इस तरह से कहानियाँ बता रही है, इसलिए वह इतनी परफेक्ट कहानी बताने में कामयाब हो रही है। अब यहाँ हम देखते हैं लेजा बिल्कुल चुप हो जाती है और पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसके किसी भी बात का कोई भरोसा नहीं होता है। पर लेजा की किस्मत बहुत अच्छी थी। अब हम यहाँ देखते हैं
कि वहाँ पर एक डिटेक्टिव टीम मौजूद थी जो कि उसी सीरियल किलर वाले केस को सुलझाने में लगी थी, जिसे पिछले 6 महीने में कई लड़कियों की जानें ली थी, पर उसके खिलाफ पुलिस को अभी कोई सबूत नहीं मिल रहा था और न ही कोई पैटर्न था जिसे पुलिस फॉलो कर सके और हमें सीरियल किलर को पकड़ सके, जिसकी वजह से पुलिस को ये केस सॉल्व करना था और एक चैलेंज बन चुका था। दूसरी तरफ लीजा को चुप देखकर वो महिला अधिकारी जासूस लैरी से मदद मांगती है, जहां लैरी लीजा के पास जाते हैं, पर वो बिल्कुल खामोश थी और वो अब किसी से बात नहीं करना चाहती है। पर लैरी अपनी जेब से अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उसे दिखाते हैं ताकि लीजा को अपनापन महसूस हो सके और वो खुलकर उनसे बात कर सके। वो लीजा से कहते हैं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम मुझे एक एक करके बताओ। जहां लीजा उन्हें सारी बातें बताना शुरू करती है, जैसे हमारे आदमी के पास एक काली कार है और उसमें लाल कालीन लगा हुआ है, उसके घर में 22 सीढ़ियां हैं, उसकी कार के अंदर मैग्नाम शब्द लिखा हुआ है, उसके घर में एक पानी बिस्तर है, वो आदमी गोरा है और बाएं हाथ का है, उसके पास एक बंदूक है। इतना सुनने के बाद लैरी कंफर्म हो जाते हैं कि लीजा झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो फौरन लीजा के केस पर जांच शुरू करने के लिए कहते हैं, पर जब सम्मोहन की बारी आती है तो परमिशन के लिए उसके घर पर कॉल किया जाता है, जहां मॉरिस उसका पिता बनकर बात करता है और वह इस चीज के लिए साफ साफ इनकार कर देता है, जिस पर लैरी सोचता है कि कैसे पिता है जिनकी अपनी बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो लीजा से मॉरिस के बारे में पूछते हैं कि वो आखिर ऐसा क्यों है, जहां लीजा हार कर मॉरिस की सच्चाई भी लैरी को बता देती है। वो तुरंत लीजा की नानी के घर पर जाते हैं और वहां पर वो मॉरिस को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। खैर, अब हम देखते हैं कि इस मामले की पूरी टीम ने बहुत ही अच्छे से जांच की थी। लीजा के द्वारा बताए गए सारे विवरण लैरी के दिमाग में घूम रहे थे। वो सिर्फ एक ही बात को सोच रहे थे कि कहीं वो किडनैपर ही सीरियल किलर तो नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट हमें सीरियल किलर से बिल्कुल मैच करा रहे थे। और ये सब कंफर्म करने के लिए वो लीजा के कपड़ों को फॉरेंसिक लैब भेज रहे हैं और जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तब लैरी एकदम कंफर्म हो जाते हैं कि ये वही सीरियल किलर है। लैरी अब लीजा को लेकर वहीं जाते हैं जहां पर लीजा को वो आदमी चोट कर गया था। लीजा लैरी की कार में बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद करके वही सब दोहराती है जो उसने हमें रात को महसूस कराया था। लीजा लैरी को लेकर उस गैस स्टेशन जाती है जहां पर उस आदमी ने गैस भरवाई थी। पुलिस हमारे गैस स्टेशन के कैमरे की जांच करती है जहां उनके हाथ एक बहुत ही बड़ा सबूत लगता है। लीजा ने जैसा स्केच उस किडनैपर की बनवाई थी बिल्कुल वैसा ही चेहरा सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल देखने को मिला है। उस आदमी के पोस्टर बनवाए जाते हैं और जगह जगह पर लगवाते जाते हैं। अब पुलिस हमारे आदमी को ट्रैक करना भी शुरू कर देती है और इत्तेफाक से कुछ समय बाद वह आदमी एक पुलिस को दिख भी जाता है। वो हमारे पास जाते हैं और वापस आते हैं। सर, हमारे पास एक कार चोरी की रिपोर्ट आई है और हमें आपकी कार की फोटो लेनी है। वो कार के बाहर ही उस आदमी की फोटो खींच लेते हैं और उसे जाने देते हैं। लीजा को फोटो दिखाने के बाद में वो उस आदमी को पहचान जाती है और वो कंफर्म कर देती है कि ये वही किडनैपर है, जिसका तुरंत बाद पुलिस उस आदमी के घर पहुंच जाती है और उन्हें वहां पर 22 सीढ़ियां मिलती हैं और घर के अंदर जाने पर उन्हें लीजा द्वारा फेंकी गई क्लिप भी मिलती है और लीजा के जरूर यहाँ पाठ को रोमांकृत हिंदी में परिवर्तित किया गया है। फिंगरप्रिंट भी मिलते हैं जो कि लीजा ने जानबूझकर वहां पर छोड़े थे। अब इतने सारे सबूत मिलने के बाद में तो पुलिस का इस्तेमाल पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर देती है, जो कि उन्हें आखिरकार मिल जाता है क्योंकि आराम से वो खुलेआम घूम रहा है था। उसी वक्त बहुत सारे पुलिस अधिकारी बंदूक की नोक का इस्तेमाल करके चारों तरफ से घेर लेते हैं और आज इतने बड़े मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सब होने के बाद में लैरी लीजा को ये सारी खबर देते हैं, जिसके बाद लीजा की बहादुर के सभी उसकी क्लिपिंग्स के लिए स्वागत करते हैं। लीजा ने अपने साथ साथ उन लड़कियों को भी आज इंसाफ दिलाया था जो बेकसूर थी और उस सीरियल किलर को पकड़कर आगे होने वाली क्राइम को भी रोका था। खैर, अब हम यहाँ देखते हैं अपनी नानी के घर नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि वो एक नरक था, इसलिए लैरी लीजा की आंटी और अंकल को वहाँ पर संपर्क करके वहाँ बुलाया जाता है। लीजा के साथ इतना कुछ हो गया था, सबके बारे में अंकल और आंटी को कुछ भी नहीं पता था। वो लीजा को सॉरी बोलते हैं। उसके आंटी और अंकल लैरी से बोलते हैं कि वो लीजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। लीजा लैरी से धन्यवाद कहती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लैरी भी काफी इमोशनल हो जाते हैं। कुछ समय के बाद लीजा अपनी माँ को एक पत्र लिखती है। वो लिखती है कि माँ,
आप हमेशा से कहती थी कि मैं एक अच्छी जिंदगी के लायक नहीं हूँ, लेकिन माँ, आप गलत थी। और वो अपनी माँ को हमेशा के लिए अलविदा लिख देती है। गोल्ड अब यहाँ देखते हैं, उसकी मम्मी को ये रियल लाइफ में बहुत गलत किया था। अब लीजा के पास उसकी अपनी फैमिली थी, जिस फैमिली के लिए वो हमेशा तरसती थी। आज हम देखते हैं कि लीजा के पास सब कुछ था और अंत में हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर जिसका नाम था, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और हमें कुछ सालों बाद लीजा को दिखाया जाता है, जो आज एक पुलिस अधिकारी है, बन चुकी थी और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी? गाइस, इस तरह की और अधिक मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।